Question number 36. From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring is about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k is, देखो बेटा, इसके अंदर हमारे पास एक रिंग है. सो इस रिंग में से, इस रिंग का जो ये है सेंटर, इस रिंग में से 90 डिग्री सेक्टर हमने रिमूव कर दिया. सपोज मैं रिंग फिर से बनाता हूँ. तो इसके अंदर से ये वाला जो पार्ट है हमने रिमूव कर दिया. ये 90 डिग्री है यहाँ पे. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा रिमूव है. मैं इसको अलग से, दिस येलो पार्ट. तो अगर येलो पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है, रेडियस इसकी आर है, यहाँ पे भी ये आर है, इन दिस केस इज आर, मास इसका है m. तो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ठीक है, तो येलो पार्ट निकल गया. ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है सेंटर के लॉन्ग. और एक्सिस जो है वो सेंटर में से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि जो पार्ट हमने निकाला है उसका मास क्या होगा. सपोज येलो वाले पार्ट का मास है m डैश. तो वो हम कैसे निकालेंगे. देखो, जो टोटल एंगल होता है वो है 360 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब हमने 1/4 मास जो है रिमूव कर दिया है, m/4. तो जो ग्रीन वाले पार्ट का मास है वो होगा 3m/4, क्योंकि m में से रिमेनिंग जो मास है निकालने के लिए, रिमेनिंग मास इज इक्वल टू m. इसका मास m था, इसमें से m/4 हमने माइनस कर दिया, तो वी गेट 3m/4. ये वो मास है जो रह गया है ग्रीन वाले पार्ट का. एंड वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो है dm इंटू आर स्क्वायर. सो इन दिस केस मास जो है हमारा वो 3m/4 है. रेडियस हमें दे ही रखा है आर स्क्वायर, तो ये आ गया 3m/r²/4. तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है. ठीक है बेटा, इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा है वो है आई. इन्होंने कहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग वो है k टाइम्स ऑफ mr². अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, k इंटू mr². तो हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर देते हैं. ठीक है, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड. जब दोनों को कंपेयर करेंगे देन वी गेट k इज इक्वल टू 3/4. सो आंसर इज सेकंड. सेकंड हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 37. में क्या है, a point object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from a convex lens. तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है लेंस की. इफ ए प्लेन मिरर वर पुट perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance of.
इस क्वेश्चन में बेटा 60 सेंटीमीटर दूर हमें इमेज दे रखी है लेंस से प्लेन मिरर 40 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट रे जो है हमारी इस तरफ जाएगी ऐसे करके और यहां से कोई इमेज बनेगी। तो लेंस की जो फोकल लेंथ है बेटा वो है +30 सेंटीमीटर। प्लस इसलिए लिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। u -60 सेंटीमीटर। तो हम पहले v निकालेंगे। तो फॉर दिस वी यूज लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। So from here we get 1/v = u दूसरी तरफ चला गया -60 + 1/30। So we get -1 + 2। So v = 60 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर इस जगह पे पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट O की इमेज बनेगी। तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। तो ये जाएगी इमेज आपकी इस तरफ। लेकिन टेक्निकली तो क्या होता है कि मिरर है ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये रे आएगी हमारी इस तरफ। ठीक है। तो ये प्लेन मिरर जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब प्लेन मिरर की बात करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट है। प्लेन मिरर के लिए जो u है वो हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये पूरा 60 सेंटीमीटर है। तो प्लेन मिरर से ये आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो u आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हम v निकाल लेंगे। मिरर इक्वेशन हमें पता है 1/v = 1/u = 1/f। तो ये है हमारे पास मिरर के लिए इन्फिनिटी। तो ये आ गया 0 यानी 1/v = -1/u। सो v = -u। अब u हमने यहाँ पे लेना है क्योंकि रे भी इस तरफ है ये भी इस तरफ है तो हमने पॉजिटिव ही लेना है। तो v आपका आ गया -20। तो इस मीन्स ये इमेज आपकी इस तरफ बन रही है यानी कि ये डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। मतलब प्लेन मिरर ने इमेज बनाई यहाँ पे। तो अभी ये रे अगर सीधी जाएगी यहाँ पे फिर से तो अगले केस के अंदर फिर से ये कॉन्वेक्स लेंस में से पास करेगी। जब कॉन्वेक्स लेंस में से पास करेगी अब हमारे पास u फिर से लेना है हमें। अब ये वाला जो u है यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर आएगा क्योंकि दोनों के बीच 40 सेंटीमीटर है एंड दिस डिस्टेंस इज 20। तो ये भी आपका 20 हो गया। तो u को हम लेंगे -20 सेंटीमीटर। तो अब हमें v निकालना है। f अगेन हमारे पास वही रहेगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u = 1/f। So 1/v = 1/f plus 1/u 1/30 minus 1/20। So 30 20 60 2 - 3। तो v यहाँ पे -60 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो ये -60 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल इमेज मतलब पीछे की तरफ इमेज बनेगी। इसका मतलब ये यहाँ से इस लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर अगेन। तो अगेन ये 60 सेंटीमीटर दूर का मतलब हो गया कि यहाँ से जैसे पहले इमेज बनी थी वहीं पे फिर जाके ये बनाएगा। तो ये यहाँ से बेंड हो जाएगा इस टाइप। तो यहीं कहीं पे जाके इमेज फिर बनी। तो अगर ये यहाँ पे आके बन रही है -60 मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है पीछे की तरफ। तो अब हम ऑप्शन देखें कि ये लेंस से कितनी दूर है। अगेन ये 20 सेंटीमीटर दूर है। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर फाइनल इमेज। ये भी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस।
एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ये सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं, देखो ये लेंस से दे रहे हैं, ये लेंस से दे रहे हैं, ये लेंस प्लेन से हमारा 30 सेंटीमीटर दूर आ रहा है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। कौन सा हमारा फर्स्ट है? इट वुड बी वर्चुअल इमेज। तो प्लेन के लिए भी तो ये वर्चुअली होगी बेटा, क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन सर्किट इनपुट डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट द टर्मिनल ABC, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल Y। ये हमारे पास सर्किट दे रखा है ABC इनपुट है, इनपुट को देख के हमें Y की आउटपुट हमें बताना है। बेटा ये एंड गेट है, इसमें एक A आ रहा है, इधर से B आ रहा है, तो एंड गेट हमें पता है A डॉट B देता है। यहाँ पे नीचे नेंड गेट है, नेंड गेट की आउटपुट होती है A डॉट B बार, यहाँ पे सॉरी B और C है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। फिर ये नॉर गेट में और गेट में से पास करते हैं, हम गेट लिख लेते हैं, ये एंड गेट है, दिस इज नेंड गेट, और ये आपका है और गेट। हमारी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, A डॉट B प्लस B डॉट C बार। पहले हम टेबल बना लेते हैं, हम उसको देख के फिर हम आंसर देखेंगे नीचे ऑप्शन, ठीक है? तो हम एक टेबल बनाएंगे बेटा, ABC, पहले तीनों के अलग अलग बनाओ, A फिर B फिर C, फिर हमें AB चाहिए, AB का, फिर B डॉट C बार चाहिए, और फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास टाइम की रेंज है, मतलब ये दिया हो ना 0 से T1, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, ये लेनी पड़ेगी हमें। तो 0 से T1, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6। तो A B C, A डॉट B, B डॉट C बार, और ये Y मैंने इसको बोल दिया। ठीक है बेटा, तो हम पहले इसको देखेंगे। तो A की हमें दे रखी है इन्होंने, नीचे 0, फिर ऊपर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे ही लिख लो इसको, 0 1 0 1 0 1। T6 से T7 इन्होंने दिया नहीं हुआ, बस इतना काफी है। B में है 1 1, सॉरी 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0। आगे इन्होंने दे रखी है, मैंने लिया नहीं वो, हमारे इतने से ही हो जाएगा काम। C में हमारे पास है 1 1 0 0 1 1। तो A डॉट B देखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। आप लोगों को देखिए सिंपल और गेट, एंड गेट, नॉट गेट की आउटपुट पता होनी चाहिए। अब B डॉट C देखो, B डॉट C 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा 1, फिर 0 1 का 0 बार है तो 1 1 0 में 0 1 1 0 में 0 0 का बार 1, सब में 1 1 आया। तो जो आउटपुट है देखो, इन दोनों को ऐड करना है अभी हमें, ठीक है? और गेट है तो 1 1 1 1 1 1, सब में 1 1 है। तो हमारा बिल्कुल आंसर क्लियर होना चाहिए, जो भी ऑप्शन में दिया होगा कि जिसमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पे थर्ड आएगा। थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 39 में इन्होंने बोला है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball? तो एक कार है बेटा, कार की हमें इनिशियल स्पीड जो है वो 0 दे रखी है। इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज 0। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 4 सेकंड पे पहले हम उसकी फाइनल वेलोसिटी देखेंगे क्या है। तो उसके लिए u प्लस ए टी फॉर्मूला लेंगे। ये 0 दिया हुआ है, ए 5 दिया हुआ है, t की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ गई हमारे पास। देखिए v हमारा 20 मीटर आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब बॉल को हमने ड्रॉप किया था उसकी इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकंड। अब 6 सेकंड पे हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये कार है, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे आपने पत्थर को रिलीज कर दिया था, बॉल को रिलीज कर दिया था, तो बॉल नीचे जाना स्टार्ट होगी। तो उसकी जो हॉरिजेंटल स्पीड है, मतलब जो आप इनिशियल कार की ये जो स्पीड थी वो तो चेंज नहीं होगी। 5 सेकंड पे भी उतनी रहेगी, 6 सेकंड में भी उतनी रहेगी, लेकिन क्योंकि बॉल नीचे जा रही है तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी हम देखेंगे कि 6 सेकंड पे क्या है। तो उसके लिए फिर अगेन यही लगाएंगे। उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो सेम रहेगा 6 सेकंड। हम वर्टिकल देख रहे हैं, तो वर्टिकल इनिशियल हमारी 0 वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन क्योंकि वो नीचे को जा रहा है तो 10 है। 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड है तो 2 सेकंड टाइम आएगा। तो ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये कुछ इस टाइप का ग्राफ हो गया कि एट 6 सेकंड में हम देखेंगे उसकी हॉरिजेंटल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा आंसर होगा। तो नो डाउट इसमें आंसर होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये आ गया 20√2 मीटर पर सेकंड जब हम इसका रिजल्टेंट लेंगे। ठीक है, तो ये 20√20 है, लेकिन इन्होंने और भी पूछा है वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो 6 सेकंड में उस पर एक ही चीज लग रही है जो कि ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन उसका g होगा। तो ऑप्शन 1 वेलोसिटी 20√2, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में इन्होंने कहा है वी हैव ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, मास 500 ग्राम, इज बैलेंस ऑन ए वेज। ये वेज रखा हुआ है बेटा at 40 centimeter mark. A mark of 2 kg, a mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass is suspended from the rod at 160 mark. मतलब सारा डिस्टेंस हमें यहीं से लेना है। 20 मीटर पे हमने 2 kg रखा है, 40 पे हमने वेज रखा हुआ है, 160 पे हमने मास m रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that the rod is in equilibrium. रोटेशन का क्वेश्चन है बेटा ये, रोटेशनल एनालिसिस क्लास 11th में से है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। अब इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास बेटा इस जगह पे होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड वी नो सेंटर ऑफ मास पे पूरी रॉड का वेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो रॉड है उसको बैलेंस कर रहे हैं हम 40 सेंटीमीटर में, तो इसको हम ओ ले लेते हैं। तो जितने भी हमारे वेट है
उस पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि जो नेट टॉर्क है वो 0 होना चाहिए एट बैलेंस पॉइंट। हम देखेंगे एक तो 2 kg है, एक सेंटर ऑफ मास पे वेट है, एक 160 पे वेट है। ये जो जितने भी वेट हैं इन सबका जो भी टॉर्क होगा, 3 तरह के टॉर्क हमारे पास आएंगे, तीनों का सम जो है 0 लेके चलेंगे हम, तो वहीं से हमारा m आएगा। तो पहले तो देखो कि ये जो 2 kg है ये टॉर्क कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डिस्टेंस है इस तरफ, टोटल डिस्टेंस है 40, ये हमें दिया हुआ है 20, तो ये 20 बचेगा। तो टॉर्क टाउ 1 क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। एंगल देखो सब जगह जो फोर्स है वो 90 डिग्री पे, तो हम आर एफ साइन 90 लेंगे। सो हेयर आर इज 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में ही है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। फोर्स हमें दिया हुआ है 20 इंटू जी, लेकिन हम कर ही लेते हैं क्योंकि फिर जी की वैल्यू पुट करेंगे। 20 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ गया 4। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई बेटा न्यूटन मीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो आई जी के में। सपोज मैं इसको आई में डिनोट कर लेता हूँ, तो पॉजिटिव आई है, नीचे एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। सिमिलरली टॉर्क 2 जो कि इस वेट का होगा, हमें वेट दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। तो उसका फोर्स निकाल लेंगे हम, तो फोर्स होगा 500, पहले तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया हमने, फिर ये फोर्स आ गया हमारे पास, उसका डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल जो होगा, टोटल लेंथ हमें 200 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेंटर ऑफ मास ये 100 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये टोटल 100 है तो बेटा ये वाला डिस्टेंस जो है वो 60 बचेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 सेंटीमीटर -2। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देन इट वी गेट 1 2 3, इससे कट गया बेटा 30 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पे 510⁻², हमने m लिखा है अभी किलोग्राम में, इंटू जी भी आना था, तो इंटू 10 और आएगा, ठीक है। तो जब 10 आएगा इंटू 10 लगा दो, तो इट्स 3 Nm। अब देखो इसका जो टॉर्क होगा वो इस तरफ होगा क्लॉकवाइज, तो हमने ऊपर अगर प्लस में लिया था तो इसको माइनस आई ले लेंगे। सिमिलरली टाउ 3 जो कि इसका होगा, अब ये डिस्टेंस हमने यहाँ से लेना है, कितना है, ये 160 है तो ये 120 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 40, तो 40 प्लस 120 160 है, तो 120 हो गया। यहाँ पे मास है m जो कि हमें फाइंड आउट करना है, 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू जी, जी भी आएगा, और इसका टॉर्क भी जो होगा वो क्लॉकवाइज है, यानी कि -i। तो अगर मैं सारे टॉर्क इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, देन देखो फाइनल आंसर क्या आएगा। सो 4, फिर -3, माइनस ये आपका हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, m रहने दो, g की वैल्यू 10, 120 10⁻⁻², तो ये आपका आ गया 12m। सॉल्व करके यहाँ पे हम लिख लेंगे 12m इज इक्वल टू 0, सो 12m इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू 1/12 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अभी। क्वेश्चन के अंदर, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 r2
are placed in same plane with their center coincide. If R1 greater than R2, the mutual inductance between them will directly proportional to. CBSE बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, NCERT में से ही है, सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए, वी हैव टू कंडक्टिंग स्फीयर, एक की रेडियस हमें R2 दिया हुआ है, ये R1 है। क्लियरली मेंशन है कि R1 जो है वो ग्रेटर देन है R2 से, ठीक है। तो अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंपल जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि सपोज हम करंट पास कर रहे हैं I आउटर सर्कल के अंदर, आउटर लूप के अंदर, तो बिल्कुल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्यू टू रिंग जिसकी रेडियस R1 है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फॉर्मूला है सिंपल म्यू नॉट I अपॉन 2R1, सिंपल फॉर्मूला है। और अंदर पड़ा हुआ है सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस है R2, तो उस पे जो फ्लक्स जनरेट होगा इनर कॉइल पे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया होगा बेटा पाई R2 का स्क्वायर। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू नॉट पाई I R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1, दिस इज 5, इसको नंबर दे दो 2। Also we know according to definition की जो phi होता है बेटा वो mi के इक्वल है। सो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड को। तो यहाँ पे देखो जो m की वैल्यू आएगी कंपेयर करने पे थर्ड एंड सेकंड को, ये वैल्यू आ रही है म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन R1 2R1। सो हेंस m इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1, बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। देखिए 42 में क्या है, देर आर 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 are shown in figure. The ratio I3 upon I1 of the current in term of resistance used in the circuit। तो एक तो I3 ये रहा बेटा, I1 ये रहा, हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं वी वांट टू फाइंड रेशियो ऑफ I3 by I2। देखो ये दोनों पैरेलल में है, दिस वन एंड दिस वन। I2 R2 is equal to I3 R3। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिमिलरली किरचॉफ लॉ में अगर देखेंगे कि I1 करंट आ रहा था इधर, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 में डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ I3 अपॉन I1, I3 अपॉन I1 का रेशियो चाहिए, तो हम I2 को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे फर्स्ट में से। तो IT आएगी हमारे पास I3 R3 अपॉन R2, एंड पुट कर दो यहाँ पे I3 R3 बाई R2 प्लस I3। सो I3 कॉमन होके इसके नीचे चला गया I1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा R3 प्लस R2 अपॉन R2, बट रेशियो में चाहिए I3 बाई I1, तो इसको रिवर्स कर दो, तो इट बिकम R2 प्लस R3। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। में इन्होंने कहा है पार्टिकल ऑफ मास m is projected with the velocity
this one. Here k is less than 1 from the surface of earth. Maximum height above the surface reached by the particle is, मतलब हमने कोई पार्टिकल ऊपर को फेंका है विद वेलोसिटी v, जिसकी रिलेशन हमें दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा। तो गिवन क्या है बेटा, v इज इक्वल टू के वी ई दिया हुआ है, v इज एस्केप वेलोसिटी और साथ में गिवन है कि k लेस देन 1 है, तो v अपॉन वी ई इज इक्वल टू k और गिवन है k लेस देन 1, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि v अपॉन वी ई भी लेस देन 1, तो यहाँ से पता लग गया कि v जो है एस्केप वेलोसिटी से कम आएगा। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गई, ये आगे जाके काम आएगी। अब देखो, जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे होती है, ठीक है, यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, तो इस जगह पे जो भी उसकी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, और फाइनल मान लो उसने जो भी कोई हाइट ऊपर कवर की है, सपोज h हाइट उसने कवर की, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। इस जगह पे इनिशियल पे उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों होगी, तो हम यहाँ पे सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, एक तो वो जो आप उसमें जनरेट करोगे हाफ एम बी स्क्वायर, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि ये अर्थ है तो अर्थ की रेडियस होती है आर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जी एम एम अपॉन आर। अब टॉप मोस्ट पे जब बॉडी जाएगी, सपोज एच हाइट पे गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, काइनेटिक 0 होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम आर प्लस एच, स्मॉल एम जो है वो कैंसिल आउट हो गया बेटा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे नीचे एलसीएम लेके, तो ये आएगा जी एम एच अपॉन आर प्लस एच। अब क्योंकि हमें v की वैल्यू दे रखी है बेटा कि v इज इक्वल टू के वी ई है, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर वी ई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एम एच अपॉन आर आर प्लस एच, ये हमने पुट कर दिया। और वीई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हम अलग से लिख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो 2gm बाई आर होती है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि स्केयर है तो हम सिंपल लिखेंगे 2gm बाई आर इज इक्वल टू जी एम एच अपॉन आर प्लस एच। ठीक है बच्चों, तो जो कॉमन फैक्टर है वो अभी हम काट देते हैं, इस 2 के साथ 2 गया, gm के साथ इधर gm गया, r के साथ r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के स्केयर आर प्लस के स्केयर एच इज इक्वल टू एच, तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा के स्केयर आर अपॉन, ये एच उधर चला जाएगा तो 1 माइनस के स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। अब यहां से हमें क्या पता लगा था बेटा, इस वाले पॉइंट से, कि अगर ये वेलोसिटी, जो भी आपकी ये वेलोसिटी है, लेस देन 1 ना दिया होता है इन्होंने, तो हमें ये पॉइंट नहीं पता लगता कि v लेस देन वी ई है, क्योंकि हमें पता है अगर एस्केप वेलोसिटी होती है तो बॉडी जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाती है। अगर अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाती, फिर हम ये लॉ नहीं लगा सकते अभी। ठीक है, इस पॉइंट से हमें ये पता लगा है कि यहाँ की जो एनर्जी है वो यहाँ पे आके कन्वर्ट होगी। अभी भी जो बॉडी है वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है, अगर ये v ग्रेटर देन हो जाता एस्केप वेलोसिटी से, तो इसका मतलब बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशन से निकलने के बाद भी आगे चलती रहती, वो अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 44 देखिए अभी। A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound as a current carrying coil in the shape of equilateral triangle and a square. Magnetic dipole moment of coil in each case respectively are. तो देखो बेटा, हमने क्या किया, एक लेंथ है हमारे पास वायर की 12A, इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इसको हम इस वायर से हमने एक ट्रायंगल बनाई, एक स्क्वायर बनाया। जो ट्रायंगल बनाई है उसकी ईच साइड हमारे पास है ए, और जो स्क्वायर बनाया है उसकी भी साइड्स हमारे पास क्या है, ए है। ये गिवन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करनी है दोनों की। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। देखो दोनों ही वायर के अंदर जो करंट होगा वो सेम होगा, क्योंकि करंट होता है बेटा V/R। तो दोनों को सेम वोल्टेज के साथ लगाया है एंड सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। इसमें मेनली तो होगा, एक तो एरिया का डिफरेंस होगा, एक एन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन निकालते हैं ट्रायंगल के लिए। पहले हम ट्रायंगल ही कर रहे हैं, तो एन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम सिंपल कहेंगे कि देखो 12A वायर थी, उसमें नंबर ऑफ टर्न एन थी, सपोज जो भी कोई नंबर ऑफ टर्न्स थी हमने एन मान ली। तो 3A में कितनी होंगी, तो हम सिंपल कहते हैं कि अगर सिंपल साइड में करके दिखाता हूँ कि 12A पे थी एन यूनिटरी मेथड से, ये होगी 12A। हमें चाहिए 3A पे कितनी है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, 3A पे नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, तो ये आपकी आ गई n/4। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ये नहीं भी लेते तो हम सिंपल कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें निकालनी है हमें ट्रायंगल के अंदर। तो वो 12A था बेटा, ये 3A है। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का है कि गिवन लेंथ अपॉन ट्रायंगल लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी 4। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट ये है तो ये हो जाएगा A/2। हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी बेटा, ये आ जाएगी A² प्लस A²/4 माइनस में, सॉरी क्योंकि ये आपका हाइपोथेटिनियस है, ये बेस माइनस हो जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा 3A² डिवाइड बाय 2, 4 बाहर आ गया रूट के। सो वी कैन राइट √3/2 इंटू ए, ये एरिया हो गया। तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है ट्रायंगल की, टी मतलब ट्रायंगल, इक्वल होगी 4 इंटू आई इंटू एरिया। एरिया ये पूरा लिख दो, √3A²/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा, सो इट बिकम √3IA² नंबर 1। ये ट्रायंगल का हमारे पास मोमेंट आ गया। सिमिलरली स्क्वायर के लिए NIA, तो इसमें 4A है बेटा, जैसे हमने 12A को 3A से डिवाइड किया, वहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। एरिया उसका A² है, तो हमारा आंसर आ गया √3I², 3IA², ऑप्शन नंबर सेकंड 44 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू AC main supply of 220 volt is made to operate 11 volt 44 watt lamp. Ignore power lines in the transformer
व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है बेटा क्लास 12 एसी के अंदर, क्योंकि इन्होंने पावर लॉस बोला है कि है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी लगा देंगे। मतलब कि जो इनपुट पावर है ट्रांसफार्मर की वो आउटपुट के इक्वल होगी, और हमें पता है इनपुट पावर को हम कैसे लिखते हैं, VI, और आउटपुट को हम लिखेंगे VSIS। डाटा सारा गिवन है अपने पास, तो हम इनपुट कितनी दे रहे हैं 220, करंट हमें इनपुट फाइंड आउट करना है, आउटपुट 11 मिल रही है, लेकिन हमारे पास IS नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पावर दे रखी है, इनपुट पूरी की पूरी ये दे ही रखी है, तो हमें ये जरूरत ही नहीं है, हम सीधी 44 लिख देंगे, क्योंकि 44 वॉट लैम्प यानी आउटपुट पावर हमें मिल रही है इतनी। तो IP इज इक्वल टू 44 220, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर, 45 का 2, 46। बेटा इसमें बोला गया है कि ए सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 8 माइक्रो कैपेसिटर, 40 रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 volt variable frequency AC source. Angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be. देखो LCR सर्किट का क्वेश्चन ग्राफ पड़ा हुआ था LCR सर्किट के अंदर, करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। इस ग्राफ में हमें क्या पता है, जब तो होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हमारे पास करंट होता है, वो मैक्सिमम करंट होता है ऊपर, पावर भी मैक्सिमम होती है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंट पे सबसे ज्यादा पावर हमारे पास होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस फ्रीक्वेंसी पे द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ, पावर एट व्हिच रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर लाइकली टू बी। कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो भी पावर है वो हमें पता है P मैक्सिमम है, दो फ्रीक्वेंसी पे पावर हाफ हो जाएगी, मतलब रेजोनेंट का हाफ। ये हमें पता है बेटा कि ये दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐसी होती है जिसे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहते हैं, इसके बीच को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। यहाँ पे पावर जो होती है वो हाफ होती है हमारे पास, द मैक्सिमम पावर जो भी थी हमारे पास रेजोनेंट पे उसका हाफ। तो क्वेश्चन में हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये सिंपल एनसीईआरटी से भी हम बुक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है वो R/L होता है, सिंपल डेरिवेशन हमने पढ़ी हुई है, वहां पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 R/L, ये हमें पता है। तो हमें पता है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का जो एवरेज होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ये वाली टर्म जो भी है सपोज एक्स है, ये भी एक्स होगी, मतलब जितना ये पीछे है उतना ही रेजोनेंट से आगे, ये दो वैल्यू हमें पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम निकाल लेंगे, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हमें 40 दिया हुआ है, एल हमें 5 दिया हुआ है, तो ये आ गया 8, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 8, हमारे पास नंबर आ गई थर्ड। देखो टाइम सेविंग के लिए हमारा आंसर इसी पे आ जाएगा, जितने भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये जिसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आंसर आ सकता है। जैसे पहला देखते हैं, 48 में प्लस 8 करो तो 50 आना चाहिए, लेकिन ये 58 है, पहला आंसर नहीं होगा। 25 में 8 प्लस करो तो भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। 46 में 8 प्लस करोगे 54, ये 44 हमारा आंसर आ गया टाइम सेविंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
आंसर हमारा 4 ही है, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 8 है। ओमेगा आर निकाल लो। ओमेगा आर हमें पता है रूट एल सी होता है, तो 1 रूट हमारे पास 50 है, 80 माइक्रो फैराड दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया 1/4 00 10 की पावर -6 ये 50 आ जाएगा ओमेगा आर जो है। तो हम सेकंड इक्वेशन देखो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा आर। ओमेगा आर हमारे पास 5300 आ गई, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 100। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड एंड फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। कट गया बेटा, तो ओमेगा 1 आ गया हमारे पास 108, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 54। तो ये 54 है, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 54 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 8, सो ओमेगा 2 इक्वल टू 40। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ओमेगा 1 हमारे पास 54 है, ओमेगा 2 46 है। अदरवाइज हमारा आंसर यहीं से आ जाए शॉर्टेज। तो दो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Twenty-seven drops of same size are charged at 220 volts each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. तो बड़े वाली ड्रॉप का हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कैपिटल Q बाय R। बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें चार्ज चाहिए। चार्ज होगा 27 ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप है, उसका चार्ज हमारे पास स्मॉल चाहिए। हमें पता है कि जो स्मॉल ड्रॉप है उस सबके वॉल्यूम को मिला के 27 ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम बनता है 4/2 πr³। यहाँ से हमारे पास कैपिटल आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3r आएगी। ये हमारे पास चार्ज आ गया। तो v इक्वल टू k, जो कैपिटल Q है वो 27 Q अपॉन हमारे पास आ गया 3r इक्वल टू 9kQ/r। तो स्मॉल ड्रॉप के ऊपर हमें वोल्टेज 220 का 9 टाइम आता है, इक्वल टू 018 1980। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन 48। में क्या हमारे पास बॉल ऑफ 0.15 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, strike the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is, देखिए इसी हाइट से कोई बॉल नीचे गिरी, यहाँ से स्ट्राइक होकर वापस चली गई, तो यहाँ कितना इम्पल्स लगा वो हमें बताना है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी है हमें। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो कहीं लिखा नहीं हुआ कोई लॉस ऑफ वेलोसिटी हुआ है, तो जितनी वेलोसिटी से बॉल नीचे गिरेगी उतनी वेलोसिटी से वापस जाएगी। तो बॉल का मास भी सेम है, तो फाइनल मोमेंटम होगा -mv, इनिशियल है mv। मैंने फाइनल मोमेंटम को -mv इसलिए लिया क्योंकि वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, -2mv। तो हम ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव आता है, नेगेटिव जब डायरेक्शन शो करना चाहिए।
-2m हमें दिया हुआ 0.15 इंटू v। बेटा जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका v निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। तो हमारा 0 था, जो हमें 10 दिया हुआ है, x जो है वो भी 10 है, 200 आ गया, इतनी 200 रूट -2 इंटू 0.15 200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 15/100 √2 होता है 1.41, ये हो गया 10, पर आ गया 33, 4.23 आंसर आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49। में इन्होंने बोला हुआ है कि f इज इक्वल टू k v क्रॉस b, b की ये वैल्यू दे दी, और फॉर k इक्वल टू 1 v की पूरी वैल्यू दे दी, f की दे दी, तो b की वैल्यू बताइए हमें कितनी है। गिवन है बेटा, ठीक है, हम इस हिस्से को लेंगे सिर्फ क्यू वी वेक्टर इंटू बी आई प्लस बी जे, ये पूरा ही लेना पड़ेगा हमें। एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, जो जो डाटा हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फोर्स हमें दिया हुआ है 4i माइनस 20j प्लस 12k, क्यू 1 दिया हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया 2i प्लस 4j प्लस 6k इंटू बी की वैल्यू डी आई डी जे प्लस बी नॉट k। इसका हम पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो दिया 2 4 6 जो है बी 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 नॉट, हमें पता है कि 4b नॉट माइनस 6b, उसके बाद माइनस j 2b नॉट माइनस 6b, उसके बाद है k कैप 2b माइनस 4b। इसको दोनों तरफ कंपेयर कर दो, तो जब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, देखो ये आएगा 4b नॉट माइनस 6b इज इक्वल टू 4, इधर आई के साथ ये, इधर आई के साथ ये, इधर आ जाएगा 2b नॉट माइनस 6b इज इक्वल टू 20, और ये माइनस 2b है, माइनस 2b इक्वल टू 12, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू जो आएगी -6 आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई -6। अगर b की वैल्यू -6 है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास b नॉट आ जाएगा -8, तो -6 पुट करोगे 36 प्लस 36 इधर जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे -8, अब देखो b -6 आ गया, b नॉट आपका -8 आ गया, तो b की वैल्यू में पुट कर दो यहाँ पे, तो
ये आ जाएगा -6 -6 -6, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये। मैंने बोला है कि पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with the uniform speed take a time t to complete one revolution. If this particle were projected with same speed at an angle theta to the horizontal, maximum height attained by it 4r. The angle of projection theta is then given by. अगर कोई पार्टिकल अब एक सर्कल में रोटेट कर रहा है विद रेडियस r, उसकी स्पीड क्या होगी? उसका सिंपल फार्मूला होता है 2πr/t, टाइम हमें गिवन है। तो सेम वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से ऐसे फेंका, इसकी ये जो मैक्सिमम हाइट आई वो हमारे पास आई 4r। तो हाइट होती है बेटा 4r, हमें पता है। स्पीड में वही लिखा जो यहाँ पे है। तो हाइट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g विच इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 8gr अपॉन u स्क्वायर। तो sin थीटा इज इक्वल टू √8gr अपॉन u स्क्वायर। तो u की वैल्यू आप ये पूरी पुट कर देना, क्योंकि u को हमने v माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8gr अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, t ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमारा जो थीटा आएगा वो आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट रूट, ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 2g t स्क्वायर अपॉन, ये कट गया इससे, r से ये कट जाएगा, r बचेगा, तो नीचे आ गया पाई स्क्वायर r। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर आएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।